O-166 हिंदी। अध्याय 1151 प्रथम युद्ध। जल्द ही हम सेना के ऊपर से उड़े और देखा कि सेना का आधा हिस्सा लगभग इकट्ठा हो चुका था और यह बहुत बड़ा था। लाखों लाखों लोग साफ सुथरी पंक्तियों में खड़े थे, उनकी आंखों में युद्ध की भावना जल रही थी। इतनी शक्तिशाली सेना को पूरे युद्ध क्षेत्र को नष्ट करने में बस कुछ ही मिनट लगेंगे। इस स्तर 4 बल का नेतृत्व शक्तिशाली राजा स्तर के शक्तिशाली लोगों द्वारा किया जाएगा। उनमें से कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आमतौर पर ऐसी लड़ाइयों में कम से कम 5 राजा स्तर के शक्तिशाली लोग भाग लेते हैं। मैं इस लड़ाई को लेकर बहुत उत्साहित हूं, न केवल इसलिए कि मैं कई महीनों बाद ग्रिम मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ने जा रहा हूं, बल्कि इसलिए भी कि मैं ग्रिम मॉन्स्टर्स पर एक चाल चलना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन अगर यह काम करता है तो यह मेरे लिए मेरी चालों और मेरी विरासत को और विकसित करने में बेहद मददगार होगा। यह न केवल मेरे लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी मददगार होगा जो जहर छाप आदि पर शोध करना चाहते हैं। थप 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 हम अपने निर्धारित स्थान पर उतरे और अपने अगले आदेश का इंतजार करने लगे। 1 घंटे के भीतर सभी लोग एकत्र हो जाएंगे और हम ग्रिम मॉन्स्टर्स किले की ओर कूच करेंगे। जल्द ही 1 घंटा बीत गया और 10 लाख लोगों की सेना फोर्ट आर्डन के सामने इकट्ठा हो गई। 10 लाख में से 10 लाख ड्यूक हैं, 1 लाख लॉर्ड हैं और 1 लाख राजकुमार हैं। हम सभी का नेतृत्व राजा कर रहे हैं। जब हम इंतजार कर रहे थे तो आसमान में रंग बिरंगी 7 लकीरें चमक उठीं और फिर रुक गईं। रोशनी की 7 लकीरें 7 राजा स्तर की पावर हाउस हैं, जिनमें से प्रत्येक एक बेहद शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करती है। 20 की उम्र वाली महिला युद्ध का नेतृत्व कर रही है। उसने टाइट काला कवच पहना हुआ है और उसके हाथ में काला भाला है। मैंने उसके बारे में एक दिलचस्प बात देखी, उसने एक केप पहना हुआ है। मैंने पहले कभी किसी को वास्तविकता में केप पहने नहीं देखा था। ये टीवी पर अद्भुत दिखता था लेकिन वास्तविकता में नहीं, लेकिन इस युवा महिला ने मुझे गलत साबित कर दिया। केप उस पर बहुत अच्छा लगा, वह इसमें बहुत वीर लग रही थी। तो यह मटिल्डा है जो हमारा नेतृत्व कर रही है, जिमी ने महिलाओं की ओर देखते हुए कहा। तो मटिल्डा? मैंने सोचा, मैं इस मटिल्डा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, सिवाय इसके कि वह फोर्ट आर्डन के किंग्स चार्ट में शीर्ष पर थी। हर किले में एक पावर चार्ट होता है, जहां हर स्टेज के टॉप 10 पावर हाउस दिखाए जाते हैं, और किंग्स चार्ट में मटिल्डा का स्थान सबसे ऊपर है। जब मैंने उसका बैटल रिकॉर्ड देखा तो मुझे लगा कि वह काफी अच्छा है। आगे बढ़ो, उसने चिल्लाया और सभी 10 मिलियन लोग पूरी तरह से एक साथ उसके पीछे हवा में उड़ गए। दृश्य अद्भुत लग रहा था। ऐसा लगता है जैसे इंसानों ने आकाश को पूरी तरह से फुला दिया है। जैसे ही हम हवा में ऊपर पहुंचे, हमने बहुत तेज गति से आसमान में उड़ान भरी। ऐसी गति एक भगवान को शून्य बूटों के साथ प्राप्त होने वाली गति से कहीं अधिक है। ऐसी गति से उड़ने के लिए किसी को सांसारिक ऊर्जा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जब हम उड़े तो मेरे साथियों ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उन्होंने सोचा था कि मैं लाखों लोगों द्वारा बनाए गए विशाल बादल से सांसारिक ऊर्जा लूंगा, लेकिन नहीं, मैंने अपनी सांसारिक ऊर्जा को बुलाया और उसके अनुसार उड़ान भरी। अकादमी में मैंने रोजाना 1 घंटा सांसारिक ऊर्जा को समर्पित किया था। यह न केवल उड़ान भरने के लिए बल्कि मेरी ज्यादातर गतिविधियों के लिए भी जरूरी है। इस पर मेरा जितना बेहतर नियंत्रण होगा, मेरी गतिविधियां उतनी ही मजबूत होंगी। हम आधे घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरते रहे, जब अंततः ग्रिम मॉन्स्टर्स का किला मेरी आंखों के सामने प्रकट हुआ, और मुझे कहना होगा कि चित्रों ने इसके साथ न्याय नहीं किया। ये राजसी है। यह ज्यादातर सफेद है, आसमान छूती मीनारों से घिरा है, और अब यह पूरी तरह से एक बल्क क्षेत्र से ढका हुआ है। ग्रिम मॉन्स्टर्स की एक विशाल सेना अपने किले के सामने खड़ी है। उनकी संख्या हमसे कम 4 गुना ज्यादा है। मैं भी उन संख्याओं को देखकर थोड़ा सिहर गया, लेकिन मेरे आसपास के लोग ठीक लग रहे थे। उनकी आंखों में युद्ध का जोश और भी ज्यादा प्रचंड था। नीचे मटिल्डा की आवाज गूंजी और राजाओं को छोड़कर सब कुछ जमीन पर गिरने लगा। राजा स्तर बाकी स्तरों से अलग होता है, यहाँ एक को ज्यादा स्टेज बूस्ट मिलता है। राजा स्तर से नीचे वालों के लिए उनके नजदीकी इलाके में लड़ना समझदारी नहीं है। हिलाएं हिलाएं हिलाएं। जब हम सभी एक साथ जमीन पर उतरे तो धरती भूकंप की तरह हिल गई, लेकिन एक छोटा सा भूकंप उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है जो पृथ्वी को फाड़ सकते हैं। युद्ध युद्ध। हम अभी जमीन पर उतरे ही थे कि ग्रिम मॉन्स्टर्स का युद्धघोष गूंज उठा और वे पूरी गति से हम पर टूट पड़े। उनके किंग्स टैग पावर हाउस और हमारे भी युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच बहुत ऊंचे आसमान में मिले। उन्होंने अभी तक हथियार पार नहीं किए हैं,
लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, किसी भी क्षण राजाओं के बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी, और 1 मिनट बाद हम लोग युद्ध के मैदान में शामिल हो जाएंगे। समय आ गया है, मैंने कहा, और मेरे साथियों ने मेरी तरफ देखा। जैसे ही हरे काले रंग का कवच मुझ पर प्रकट हुआ। गुलाब प्रभुत्व, चौथी चाल, गुलाब सुरक्षा, मैंने मन ही मन कहा, और मेरे हाथों से 3 हरे काले गुलाब निकल आए। अपने हाथ उल्टे, मैंने कहा। वे असमंजस में लग रहे थे, लेकिन उन्होंने वही किया जो मैंने कहा था और मुझे अपनी हथेली पर वापस दिखाया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, तीनों गुलाब उनकी ओर चले आए। जिमी अपने चेहरे पर जिज्ञासा भरे भाव के साथ ठीक दिख रहा था, जबकि रोब और जीना स्पष्ट रूप से डरे हुए थे, मानो उन्हें वह दर्द याद आ रहा हो जो उन्हें तब हुआ था जब मैंने उनसे श्राप हटा लिया था। जल्द ही गुलाब के फूल उनकी हथेलियों के पिछले हिस्से को छूने लगे और धीरे धीरे उनके हाथों के अंदर रिसने लगे। उनमें से 3 को दर्द नहीं हुआ, ज्यादातर को हल्का ठंडा महसूस हुआ। जल्द ही गुलाब पूरी तरह से उनकी हथेली के पीछे फैल गए और गुलाब का एक सुंदर टैटू बन गया। यह क्या है? उन्होंने एक स्वर में पूछा। ये गुलाब संरक्षण है। यह आपको शाप, विष और अन्य विशेष व्यवसायों की ऊर्जाओं से बचाने में मदद करेगा, मैंने उत्तर दिया। वे इस बात से काफी आश्चर्यचकित थे। अधिकांश उपचार पद्धतियां पीड़ित होने के बाद ही काम करती थी, पहले नहीं। ये कितना शक्तिशाली है? जिमी ने पूछा। ये काफी शक्तिशाली है। यह आपको ड्यूक लेवल स्पेशल प्रोफेशन ग्रिम मॉन्स्टर के सीधे पूर्ण शक्ति हमले से भी बचाएगा, मैंने जवाब दिया। उनके चेहरों पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। शार्प मास्टर का पूर्ण शक्ति हमला क्या है? यह मारने की शक्ति में मदद करता है। एक बार किसी के लिए जीवित रहना बहुत मुश्किल है। मैं अब उन्हें बता रहा हूं कि वे इससे बच सकते हैं। मैंने गुलाब की शक्ति को कम करके नहीं आंका है। मेरी इस चाल का पहले युद्ध के मैदान में परीक्षण नहीं किया गया था। मैं पूर्ण परिणाम आने से पहले तुरही नहीं बजाना चाहता। ये लड़ाई मुझे सारा डेटा प्राप्त करने में मदद करेगी। अगर यह ठीक से काम करता है तो ये ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं कारण जानूंगा और चाल को ठीक कर दूंगा ताकि यह ठीक से काम करे। जिमी कुछ कहना चाहता था। मैं देख सकता था कि उसके पास कई प्रश्न थे, लेकिन ग्रिम मॉन्स्टर्स लगभग हम पर थे और कुछ ही सेकंड में दोनों पक्ष भिड़ जाएंगे। मुझे आशा है कि यह आपके कहे अनुसार काम करेगा, जिमी ने कहा, और उसने अपने आसपास के लोगों की तरह अपनी विरासत को सक्रिय कर दिया। समय देखकर मेरे कवच का रंग भी बदल गया। हीलिंग मोड से ये फाइटिंग मोड में चला गया। कवच पूरी तरह से चांदी का हो गया और उस पर बहुरंगी गौरैया के पंखों का प्रतीक बना हुआ था। उसी समय मेरी तलवार मेरे हाथ में आ गई। इससे मेरे साथियों को फिर से आश्चर्य हुआ। कीले के पास ऐसे हथियार होने की संभावना बहुत कम है। उनके पास आमतौर पर छोटे हथियार होते हैं, लेकिन मेरे पास मानवीय मानकों के हिसाब से सबसे बड़े और भारी डिजाइन में से एक है। विशेष पर नजर रखो, जैसे ही हम इसे देखेंगे हम उस पर हमला करेंगे, जिमी ने कहा, और हम सभी ने सिर हिलाया। मैंने पहले ही ग्रिम मॉन्स्टर के बल पर कुछ शार्प मास्टर्स और एक जहर मास्टर को देखा था, जो मेरे संविधान द्वारा प्रदान की गई विशेष समझ के साथ थे, लेकिन उनके स्थान लगातार बदल रहे थे। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, fgaiwebandwell.com। आखिरकार हमारी सेनाएं आपस में भिड़ गईं और युद्ध क्षेत्र में धातुओं के टकराने की आवाज गूंज उठी। हम बीच में हैं, इसलिए हम ग्रिम मॉन्स्टर्स तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये बहुत जल्द होगा। उत्तर पूर्व दिशा में 2 शार्प मास्टर हैं, एक 300 मीटर दूर है जबकि दूसरा 500 मीटर दूर है, मैंने दहाड़ते हुए कहा। मेरे साथियों ने इसे सुना और उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। हम मनुष्यों के समुद्र में अभिशाप मास्टर की दिशा में उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने लगे। कुछ सेकंड बाद हमने ग्रिम राक्षसों की एक लहर को मनुष्यों की लहर के सामने टकराते हुए देखा। हम अपने साथी मनुष्यों के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रिम मॉन्स्टर्स की लहर में घुस गए। हमने ग्रिम मॉन्स्टर्स की लहर में प्रवेश करने की योजना बनाई थी, यह मूर्खता होगी। अभिशाप मास्टर्स भी इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करेंगे। कुछ ही मिनटों में दोनों सेनाएं पूर्ण संपर्क में आ जाएंगी और हमारे शिकार का समय हो जाएगा। तब तक हम कुछ समय घास काटने में बिताएंगे। ग्रिम राक्षस को अपनी ओर आते देख मेरे अंदर उत्तेजना भर गई और मेरे शरीर के अंदर कुछ रून प्रकाशित हो उठे। मैं टेलीपोर्ट होते ही आगे बढ़ा और जिमी के पास पहुंचा, जो आगे चल रहा था और ग्रिम मॉन्स्टर पर हमला करने वाला था। मैं उसके पास पहुंचा और अपनी तलवार 7 मीटर लंबे मिड लेवल ड्यूक ब्राउन हॉर्समैन पर घुमाई। मुझे अपने सामने आते देख उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरी तलवार पकड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और एक खौफनाक भाव उभर आया।
उसने अपनी रक्षात्मक कलाओं को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वार! मेरी तलवार की पारदर्शी धार, जिसकी हल्की लाल धार थी, ने बिना किसी प्रतिरोध के 7 मीटर लंबे भूरे घुड़सवार के कवच और त्वचा को काट डाला, और मेरे इंजनों ने उसके शरीर के दोनों हिस्सों पर हमला किया, जिससे वह तुरंत मर गया। एक भूरे घुड़सवार को मारने के बाद मैं दूसरे की ओर बढ़ा। वहां 100 लोगों का एक समूह था, उनमें से कुछ वहां मौजूद थे। उनमें से कुछ ने अपने दोस्तों की हत्या को देखा और वे पागलों की तरह मेरे पास आए। पुट// मैं हवा की तरह आगे बढ़ रहा था, एक जगह पर एक पल से ज्यादा नहीं रुक रहा था। भूरे घोड़ों की जान लेते समय मेरे चारों ओर कटने और छुरा घोंपने की आवाजें गूंजने लगीं, और वे मुझे रोकने में असमर्थ थे। मैं उन्हें मार देता और उनके शवों को जमा कर देता, और उन्हें मार देता और उनके शवों को जमा कर देता। मैं ऐसा 1 मिनट से ज्यादा समय तक करता रहा, इससे पहले कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे 10 मीटर के दायरे में कोई ग्रिम राक्षस नहीं था। मैंने अपने आसपास मौजूद हर ब्राउन हॉर्समैन को मार दिया था। ये देखते हुए कि दोनों समूहों के बीच लड़ाई शुरू होने में अभी कुछ मिनट बाकी थे, मैं स्नो लेपर्डमैन की ओर बढ़ा। ये कमीने अपनी गति और लंबे पंजों के लिए जाने जाते हैं, जो अगर हल्के से भी लग जाए तो किसी का पूरा शरीर जम सकता है। मैं स्नो लेपर्डमैन के समूह में कूद गया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। वे भले ही तेज हों, लेकिन मैं उनसे ज्यादा तेज हूं। मैं भी उनके समूह में घुस गया, जहां लगभग 200 राक्षस मौजूद थे। ड्यूक स्टेज पर होने के बावजूद उनमें से कोई भी मुझे छू नहीं सकता था। मारने का रोमांच बहुत बढ़िया है। 8 महीने हो गए हैं जब मैंने आखिरी बार ग्रिम मॉन्स्टर्स को मारा था, और अब मैं इसे मार रहा हूं, और बिना किसी रोक टोक के मैं इसका आनंद ले रहा हूं। ये पहली बार है जब मैं बिना रोक टोक के पुराने सेट का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर रहा हूं। सैमुअल के खिलाफ अपनी लड़ाई में भी मुझे पुराने सेट का बिना रोक टोक इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं। मुझे 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय लगा। मैंने लगभग सभी स्नो लेपर्डमैन को मार डाला। वे सभी ड्यूक स्टेज पर थे, उनमें से कुछ पीक ड्यूक भी थे। मैंने उन सभी को मार डाला है। मैं ग्रिम मॉन्स्टर के दूसरे समूह पर हमला करने ही वाला था कि अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ। विशेषज्ञ ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। ये देखकर मैं मुस्कुराया, क्योंकि शिकार शुरू हो चुका था। जिमी, चलो उत्तर की ओर चलते हैं, मैंने जिमी से कहा, जो उसके पास आया। उसने सिर हिलाया और ग्रिम मॉन्स्टर को मार डाला, जिससे वह लड़ रहा था। जिमी और मैंने जल्दी से उन ग्रिम मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, जिनसे हमारे साथी उलझे हुए थे। उसके बाद हम अपने असली लक्ष्यों की ओर बढ़े। हम चारों ने तेजी से उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, तथा अपने रास्ते में आने वाले सभी ग्रिम राक्षसों को काटते हुए आगे बढ़े, और 5 मिनट बाद हमने अंततः शार्प मास्टर को देख लिया। यह एक ओनिक्स आंखों वाला रैटमैन है, जो नीले राजसी वस्त्र पहने हुए हवा में तैर रहा है, और उसके दोनों हाथ गैसीय काली लपटों से भरे हुए हैं, जिन्हें वह अपने सामने आने वाले किसी भी मनुष्य पर फेंक रहा है। इसके 10 मीटर के आसपास लगभग 50 भारी बख्तरबंद ओनिक्स आइड रैटमैन हैं। प्रत्येक में मिड लेवल ड्यूक्स और उससे ऊपर की शक्ति है। ये बल बहुत मजबूत है और आसानी से औसत प्रिंस स्टेज पावरहाउस के एक समूह के खिलाफ जा सकता है। ओनिक्स आइड रैटमैन के ये श्राप एक बम की तरह काम कर रहे हैं, तथा जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में आता है, उसे व्यापक क्षति पहुंचाते हैं। सामान्यतः इस मात्रा में अभिशाप उस समय क्षति नहीं पहुंचाता, लेकिन जब पर्याप्त समय बीत जाता है, तो ये बड़ी शक्ति के साथ फट पड़ता है और उन्हें अशक्त कर देता है। लेकिन इंसानों ने शाप से निपटना भी सीख लिया है। शापित व्यक्ति को युद्ध के मैदान से बाहर जाने की आज़ादी होती है। ऐसा सिर्फ दया के लिए नहीं किया जाता, बल्कि दूसरों को शाप से बचाने के लिए भी किया जाता है। अभिशाप के फटने के बाद यह मानव जैसे बम को चारों दिशाओं में फैला देगा और अधिक लोगों को संक्रमित कर देगा। यही मुख्य कारण है कि ये विशेष पेशे युद्ध में इतने खतरनाक होते हैं। हमारी टीम को अपनी ओर आते देख ओनिक्स आंखों वाले रैटमैन सतर्क हो गए, और उनकी सुरक्षा और भी अधिक शक्तिशाली हो गई, जबकि शार्प मास्टर रैटमैन के हाथों में शक्तिशाली शाप की आग भड़क उठी। तुम तीनों इस मिनियॉन को संभालो, मैं कज मास्टर पर हमला करूंगा, जिमी ने कहा। हम सभी ने सिर हिलाया और ओनिक्स आइड रैटमैन के समूह की ओर बढ़ गए। पहले रैटमैन गार्ड बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित लग रहे थे। जैसे ही हम उनकी सीमा में प्रवेश करते, वे तुरंत हमारे पास आ जाते। जिमी पर 5 पीक ड्यूक्स ओनिक्स आइड रैटमैन ने भी हमला किया था। ये ओनिक्स आइड रैटमैन ग्रिम मॉन्स्टर जैसे नहीं हैं, जिनसे हम पहले निपट चुके हैं। ये शक्तिशाली हैं। अगर हमें इन रैटमैन पर कोई मौका पाना है तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। हम रैटमैन से टकराने ही वाले थे कि तभी ब्लैक कस की आग जिमी और जीना की तरफ बढ़ी।
उन्हें देखकर पीक ड्यूक रेटमैन ने पहले उन पर हमला करने के लिए इंतजार करने का फैसला किया। मैंने अपनी टीम के साथियों पर एक नज़र डाली और फिर उन 9 रेटमैन पर ध्यान केंद्रित किया जो मेरी ओर आ रहे थे। उन्हें देखकर मेरे शरीर के अंदर के रूण जाग उठे और मैं उनके पास पहुंचा और अपनी तलवार घुमाई। स्लैश! मैंने दूसरों के कुछ करने से पहले ही एक ओनिक्साइड रेटमैन का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे ओनिक्साइड रेटमैन को झटका लगा और जब उन्होंने अपने दोस्तों के कटे हुए शरीर को देखा तो उनकी ओनिक्स आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। तुम बेचारे इंसान हो, उन्होंने चिल्लाते हुए मुझ पर हमला किया। वे गुस्से में हैं, लेकिन उन्होंने कोई कारण नहीं खोया है, उन्होंने सूचना पर हमला किया है। इस संरचना ने ब्लाइंड स्पॉट को खोजना मुश्किल बना दिया है। एक औसत व्यक्ति के लिए यह मुश्किल होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरा किलिंग संविधान, जो मेरे उच्च मध्यवर्ती हत्या नियम द्वारा संचालित किया जा रहा है, ने मुझे उनके युद्ध गठन का जल्दी से विश्लेषण करने और सबसे कमजोर कड़ी को खोजने में मदद की है। जब मैं अचानक अपने स्थान से गायब हो गया और एक मिड स्टेज ओनिक्स आइड रेटमैन के पीछे प्रकट हुआ, तो उनके शक्तिशाली इनहेरिटेंस ने मुझ पर हमला कर दिया। पूछी, मैंने फिर से गायब होने से पहले अपनी तलवार उसके सीने में घोंप दी और रेटमैन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अगर मैं अपनी जगह पर एक पल और रुकता तो मुझ पर कई हमले हो सकते थे। मैं फिर से एक अन्य सबसे कमजोर कड़ी के पीछे से आया और हमला किया, लेकिन वे तैयार थे। जैसे ही मेरी तलवार एक ओनिक्स आंखों वाले रेटमैन की गर्दन को काटने वाली थी, एक काला भाला मेरे रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए प्रकट हुआ। क्लैंग! मेरी तलवार भाले से टकराए। मानव, तुम 2 बार तो किस्मत से सफल हो गए, लेकिन अब और नहीं सफल हो पाओगे, रेटमैन ने कहा जब मुझ पर 2-4 हमले हुए। ये देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, ये देखकर कि भाला पकड़े रेटमैन बेकाबू होकर कांप उठा। पुच्छी! वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसने पाया कि उसकी पीठ में इंसानों की तलवार घुस गई है। उसने बोलना ही समाप्त किया था कि उसकी जान चली गई। मुझे 1 सेकंड के भीतर उनके 3 दोस्तों को मारते देख ओनिक्स आइड रेटमैन गंभीर हो गए, और वे अकेले नहीं थे। शार्प मास्टर ने भी इसे देखा और रॉकेट की गति से शार्प की गेंद को मेरी ओर भेजा। रेटमैन ने समय का सही अनुमान लगाया था और उसके अनुसार ये हमला मैं चकमा नहीं दे सकता था या जिस गति से बचाव कर सकता था वह मेरी ओर आ रहा था। हमला बहुत तेज है, लेकिन मैं बच सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बचूंगा। अभिशाप कोई खतरा नहीं है। मेरा शरीर बिना किसी परेशानी के इसे संभाल लेगा। freewebnovel_com। धमाका! मैंने जानबूझकर श्राप को मुझ पर आक्रमण करने दिया। हा, मानव कमीने, तुम मर चुके हो। अभिशाप की सीधी मार खाने के बाद तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ चूहे मनुष्य चिल्लाए और मेरी ओर बढ़े, और उसी समय मेरे पूरे शरीर पर काली नसें दिखाई देने लगी। मैं मिड लॉर्ड स्टेज पर हूं, और अगर मैं पीक ड्यूक के शार्प हमले से प्रभावित होता हूं, तो मुझे ये लक्षण अनुभव होंगे। लक्षण देखकर शार्प मास्टर रेटमैन मुस्कुराया और मेरे ड्यूक स्टेज टीम के साथियों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। मानव मरो! रेटमैन ने तीखी कर्कश आवाज में चिल्लाया और मुझ पर हमला कर दिया। मैं, जो शापित था, अपने दांत पीसता रहा और हमलों से बचता रहा, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी मुझे घायल कर रहे थे और मुझे बुरी तरह घायल कर रहे थे। मेरी घायल हालत देखकर इन ओनिक्स आइड ने मुझे घेर लिया और अंधाधुंध हमला करना शुरू कर दिया। मैंने ज्यादातर हमलों से खुद को बचा लिया, लेकिन फिर भी कुछ ने मुझे घायल कर दिया। कुछ ही सेकंड में मैं पूरी तरह से लहूलुहान हो गया और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एक पल में ही गिर जाऊंगा। यहां तक कि मेरे साथी भी चिंतित हो गए, हालांकि मैंने उन्हें अपनी शक्ति की कुछ झलक दिखाई थी। 1 मिनट बीतने के बाद मैंने कहा, अब समय आ गया है अंततः उस हमले को शुरू करने का जिसकी तैयारी मैं इतने समय से कर रहा था। गुलाब वर्चस्व, तीसरा कदम, गुलाब दाखलता, मैंने मन ही मन कहा, और ठीक उसी गति के साथ मोटी जांघ ऊंची लताएं जमीन से निकली और शार्प मास्टर को घेर लिया जो हवा से 5 मीटर ऊपर तैर रहा था। लताओं की गति बहुत तेज है और उन्होंने अविश्वसनीय गति से शार्प मास्टर को घेर लिया, जिससे ओनिक्स आइड रेटमैन क्रूज मास्टर को भागने का कोई मौका नहीं मिला। हरामी! सभी रेटमैन चिल्लाए और मुझे प्रतिशोध की दृष्टि से देखा क्योंकि उन्होंने अपने मालिक को मोटी लताओं में लिपटा हुआ देखा। मैं अपने पूरी तरह से स्वस्थ शरीर के साथ उन पर मुस्कुराया। मेरे शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। सर्वोच्च स्तर के संविधान को किसी कारण से सम्मानित नहीं किया जाता है। गुलाब वर्चस्व की पहली चाल, गुलाब की मौत, मैंने मन ही मन कहा और वह चाल चली जो मैंने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं अपनाई थी। एक वयस्क हथेली के आकार का तिरंगा गुलाब मेरी छाती से निकला और अपनी पंखुड़ियों को चारों ओर फैला दिया।
गुलाब से गिरती पंखुड़ियों का दृश्य अद्भुत लग रहा था। गुलाब की पंखुड़ियां धीरे धीरे ग्रिम मॉन्स्टर्स की ओर उड़ रही थीं, मानो कोई तूफान उन्हें बहा ले जा रहा हो, लेकिन ग्रिम मॉन्स्टर को पता चलने से पहले ही पंखुड़ियां उनके सामने प्रकट हो गईं और उनके सिर में घुस गईं। कुछ ग्रिम राक्षस जैसे कि हम जिमी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके पास अपने रक्षात्मक उपाय को सक्रिय करने का समय ही नहीं था, लेकिन इन पंखुड़ियों ने ऐसे काम किया जैसे कि ये रक्षात्मक उपाय मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने इसे पूरी तरह से त्याग दिया और ओनिक्स आइड रेटमैन के सिर में घुस गए। थप थप थप, सभी ओनिक्स आइड रेटमैन एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े, पूरी तरह से मर चुके थे। मेरे साथियों ने उन्हें बहुत हैरान होकर देखा, क्योंकि वे जानते थे कि ये राक्षस कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन मैंने उन्हें 1 सेकंड के भीतर ही मार डाला था। 1 सेकंड में ही मेरे अंदर से गुलाब का फूल निकल आया और उसकी पंखुड़ियां उनके सिर में घुसकर उन्हें मार डालने लगीं। परिणाम आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि मैंने अपने शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली आक्रामक चाल का इस्तेमाल किया था। मैंने क्षण भर के लिए मृत ग्रिम राक्षस को देखा, फिर उन लताओं के पास प्रकट हुआ जिन्होंने ग्रिम राक्षस को घेर रखा था। ये बेलें बहुत तेजी से विकसित हो रही हैं, क्योंकि उन्हें कज़ मास्टर का खून और ऊर्जा पसंद है और वे बड़ी हो रही हैं, लेकिन मैं देख सकता था कि ग्रिम मॉन्स्टर संघर्ष कर रहा है। यह मेरे लिए काफी आश्चर्यजनक है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बार शराब की आड़ में पकड़े जाने के बाद ग्रिम मॉन्स्टर्स बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये राक्षस स्पष्ट रूप से उनकी क्षमता को दर्शाता है। शिक्षिका ने कहा था कि मुझे शार्प मास्टरों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। इन दुष्टों के पास कई चालें छिपी होती हैं। यद्यपि यह संघर्ष कर रहा है, परंतु ये जीवित बाहर नहीं निकलेगा। यह इन बेलों के अंदर दफन हो जाएगा और मुझे इससे वह मिलेगा जो मुझे चाहिए। ये सोचकर मैंने लताओं को छुआ और अंदर की कुछ संरचनाएं चमक उठीं। मैंने लताओं पर नियंत्रण कर लिया और अपनी ऊर्जा से उन्हें और मजबूत किया। रोज वाइन भले ही एक उपचारात्मक चाल हो, लेकिन यह विशेष पेशे वाले ग्रिम मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली आक्रामक चाल भी है। freewebnovel.com। जैसे ही मैंने लताओं पर नियंत्रण किया, एक क्षण बाद ही एक कर्कश शोकपूर्ण चीख गूंजी और लताएं पागलों की तरह बढ़ने लगी तथा तेजी से ओनिक्स आंखों वाले रेटमैन से ऊर्जा और रक्त चूसने लगीं। वह लगभग 1 मिनट तक चिल्लाता रहा और आखिरकार रुक गया, लेकिन बैलें तब तक बढ़ती रहीं जब तक कि उन्होंने 20 मीटर की परिधि को कवर नहीं कर लिया। रेटमैन पूरी तरह से मर चुका है, उसकी एक बूंद भी नहीं बची है और अब वह समय आ गया है जो मुझे चाहिए। अगर मुझे वो मिल जाए जिसकी मुझे जरूरत है, तो यह मेरे और दूसरे चिकित्सकों के लिए बहुत मददगार होगा। इस विचार के साथ मैंने फिर से बेलों को नियंत्रित किया और वे तेजी से सिकुड़ने लगीं। आधे मिनट बाद बेल का गोला 20 मीटर से सिकुड़कर 1 मीटर व्यास का रह गया। ये देखकर मैंने अपने अंदर की लताओं को छूना शुरू कर दिया और बेल का क्षेत्र खुलने लगा और अंत में केवल एक बेल बची और बेल का अंत गहरे काले रंग का गुलाब था, जिसके चारों ओर हल्का काला कोहरा छाया हुआ था। हॉन्फना, मैं उस खूबसूरत खजाने को देखकर दंग रह गया। ब्लैक रोज बेहद खूबसूरत है। शापित रोगियों से कमाए गए गुलाब अभी भी इसकी सस्ती नकल के अलावा कुछ नहीं लगते। ऐसा लग रहा था जैसे ये गुलाब खुद ही बनाया गया हो। ये बहुत ही खतरनाक लेकिन बहुत ही आकर्षक एहसास देता था। ये गुलाब कज़ मास्टर ओनिक्स आइड रेटमैन के खून और ऊर्जा से काटा गया है। इस गुलाब के निर्माण में हर हिस्से का इस्तेमाल किया गया है। मैं इससे और अधिक देखना चाहता था, लेकिन मेरे चारों ओर का दृश्य देखकर मैंने गुलाब को ध्यान से काटा और एक क्रिस्टल बॉक्स में पैक किया, इससे पहले कि मैं अपने अंदर की बेल को वापस बुलाऊं। तुमने जो किया वह बहुत ही भयानक था, लेकिन वह गुलाब बहुत ही सुंदर था। क्या तुम मुझे युद्ध समाप्त होने के बाद इसे देखने दोगे? जीना ने पूछा। जरूर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जब रोव और जिमी हमारी ओर आने वाले ग्रिम मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे, तो जीना मुझे बचा रही थी, क्योंकि मुझे रोज पर ध्यान केंद्रित करते हुए देख रही थी। हालांकि मुझे उसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी और मैं आसानी से किसी भी ग्रिम मॉन्स्टर को मार सकता था जो मेरी ओर आता, फिर भी मुझे खुशी थी कि मेरे साथी मेरी रक्षा कर रहे थे। चलो उनकी मदद करते हैं। एक जहर मास्टर है जो हमारे बहुत करीब है, मैंने कहा, और जीना जल्दी से जिमी और रोव की ओर गई और उन ग्रिम राक्षसों को मारने में उनकी मदद की जिनके खिलाफ वे लड़ रहे थे। ये किसी भी विशेष पेशे के ग्रिम मॉन्स्टर को समाप्त करने में हमारी सबसे तेज उपलब्धि है। हमारा पिछला रिकॉर्ड 21 मिनट का था, रोव ने कहा, जो स्पष्ट रूप से बहुत प्रभावित लग रहे थे। उस ओनिक्स आइड रेटमैन कज़ मास्टर पर हमला करने और उसे खत्म करने तथा उससे एसेंस रोज प्राप्त करने में 5 मिनट से भी कम समय लगा था।
ईमानदारी से कहूं तो मैं भी समय को लेकर काफी आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक विशेष प्रोफेशन रिम मॉन्स्टर को पूरी तरह से नष्ट करने में मुझे 10 मिनट लगेंगे। माइकल, तुम्हारा वह कदम बहुत शक्तिशाली था। जब हम मुसीबत में थे तो उसे नजरअंदाज मत करना, जिमी ने कहा। जब हम जहर मास्टर की ओर बढ़े, चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने जवाब दिया। हालांकि मैं इस चाल का बार बार प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि यह प्रत्येक प्रयोग में 25% ऊर्जा लेती है, लेकिन यदि मेरा साथी संकट में हो तो मैं इसका प्रयोग करने में 2 बार नहीं सोचूंगा। बूम बूम बूम। हम पॉइजन मास्टर के आधे रास्ते पर थे जब अचानक ऊपर से धमाकेदार आवाजें आने लगीं। मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि आवाजें कौन निकाल रहा है, ये किंग्स ही थे जिन्होंने आखिरकार लड़ाई शुरू कर दी थी। हम राजा की लड़ाई देखने के लिए नहीं रुके और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटते रहे, अंततः अपने अगले लक्ष्य तक पहुंचे। ग्रे वेन स्टॉडमैन। जिमी स्पैट। जब उसने हमारे टारगेट को देखा तो दूसरों के हाव भाव भी काफी गंभीर हो गए जब उन्होंने इसे देखा। मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि वे कब इसे देखने के लिए गंभीर हो गए। ये 7 मीटर लंबा टॉडमैन मशीन गन की तरह हमला कर रहा है। हर सेकंड इसके मुंह से कम 3 जहरीली गोलियां निकलती हैं। इसका मतलब है कि इसमें हर मिनट 200 जहरीली गोलियों से हमला करने की क्षमता थी। हमले की दर कुछ भी नहीं है, शक्तिशाली ग्रिम राक्षसों के पास यह है। असली समस्या जहरीली ब्लॉब गोलियां हैं। वे बहुत तेज नहीं हैं, लेकिन बहुत खतरनाक भी हैं। एक सामान्य ड्यूक 1 मिनट में मर जाएगा अगर उसके शरीर में इन गोलियों के 10 शॉट लगे। अब यह हर उस इंसान पर पागलों की तरह हमला कर रहा है जिसे ये देखता है। यदि पर्याप्त दूरी न बनाए रखी होती तो हम पर भी गोली चलाई जाती। हम अपनी शुरुआती योजना पर ही चले गए, बस इस बार हम मिनियंस को संभालेंगे जबकि माइकल बॉस को संभालेगा, जिमी ने कहा। रोव और जीना ने तुरंत सिर हिला दिया। बोर्ड पर सभी के साथ हमने ग्रे वेन स्टॉडमैन पॉइजन मास्टर की ओर बढ़ने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि उस तक पहुंचने के लिए हमें पहले इसके 70 कुछ मिनियंस से गुजरना होगा। उन्होंने इसके चारों ओर 30 मीटर व्यास की सुरक्षा बना रखी है। वे अपनी सीमा में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लड़ाई शुरू होने के बाद से उन्होंने हथियार को ज्यादा उठाया है। जिसकी वे रक्षा कर रहे हैं उसकी हमला करने की सीमा इतनी बड़ी है कि उन्हें हमला करने की जरूरत ही नहीं है। ग्रे वेन स्टॉडमैन ने हमें देखा और हम पर जहर का हमला शुरू कर दिया। इसकी इंद्रियां बहुत तेज और सटीकता वाली हैं, क्योंकि यह उन जगहों पर हमला करता है जहां जहर सबसे तेजी से फैलता है। चलैप चलैप चलैप। मैं विषैले आक्रमणों के लिए तैयार था और जैसे ही वे मुझ पर आक्रमण करने आए, मैंने अपनी तलवार से उनका बचाव किया। ये हमले तेज हैं, लेकिन मेरी टीम और मैं उनसे बचाव कर सकते हैं, लेकिन हम ग्रे वेन स्टॉडमैन का अकेले सामना नहीं कर रहे हैं। उसके विशाल मिनियन भी हैं और उनमें से 12 मेरी ओर आ रहे हैं। वे तलवारें पकड़े हुए हैं और उनके शरीर उनकी विरासत ऊर्जा से उबल रहे हैं। ये कमीने भले ही बख्तरबंद और गोमेद आंखों वाले चूहे मनुष्यों की तरह न हो, लेकिन वे तेज हैं। उन्हें पास आने में केवल कुछ सेकंड लगे। मानव मरो, वे चिल्लाए और मुझ पर हमला कर दिया। ये देखकर कि मैं मुस्कुरा रहा था, वे अपनी जगह से गायब हो गए। पुछ। जब मैं दोबारा आया तो मेरी तलवार एक ग्रे वेन स्टॉडमैन की छाती में थी। वह कमीना कुछ कर पाता उससे पहले ही मर चुका था। स्लैश। पुछ। मैं फिर से अपनी जगह से गायब हो गया और सीधे दूसरे के सामने गया और अपनी जगह से गायब होने से पहले उसका सिर काट दिया। चलैप चलैप चलैप। मैं फिर से एक और ग्रे वेन स्टॉडमैन के पीछे दिखाई दिया और अचानक मैंने पाया कि मुझ पर कई जहरीली गोलियों ने हमला कर दिया है। ये गोलियां इतनी तेज थीं कि मेरे बचने से पहले ही उन्होंने मुझे मार डाला, ऐसा ही लग रहा था। मुझ पर दर्जनों जहरीली गोलियां गिरती देख मेरे चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। मेरी त्वचा पीली पड़ गई थी और मैंने हरा खून उगल दिया। मेरी हरकतें इतनी धीमी हो गई थी कि मैं ग्रे वेन स्टॉडमैन के हमलों के सामने मुश्किल से बच पा रहा था, जिसने मेरे शरीर को खून से लथपथ करना शुरू कर दिया था। मैं हर सेकंड घायल हो रहा हूं और मेरे साथी मेरी मदद करने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन वे ग्रे वेन स्टॉडमैन से पूरी तरह से घिरे हुए हैं और ग्रे वेन स्टॉडमैन की जहरीली गोलियों का सामना कर रहे हैं। बाहर से ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए खेल खत्म हो गया है। हम एक और हंटर टीम बन गए हैं जो लड़ाई में खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब सब कुछ ग्रे वेन स्टॉडमैन की उम्मीद के अनुसार चल रहा था और वे हमारे शरीर पर दावत के बारे में सपने देख रहे थे, तो युद्ध के मैदान में अचानक बदलाव हुआ। इस कांटेदार लताओं की एक बड़ी मात्रा कहीं से भी निकलकर आए और ग्रे वेन स्टॉडमैन पॉइजन मास्टर को घेर लिया, जो जमीन से शक्तिशाली जहरीली गोलियों से हमला कर रहा था और
उसी समय मेरे शरीर पर मौजूद सभी चोटें गायब हो गईं। पुची/पुची//। जैसे ही मेरी चोटें ठीक हुईं, मैंने काफी ऊर्जा के साथ ओल्ड सेट को सक्रिय किया और नरसंहार शुरू कर दिया। रोज डेथ अपने ओल्ड सेट में इस्तेमाल की गई मूंगफली की तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। मैंने युद्ध के मैदान में चमकना शुरू कर दिया, गर्दन काटना और रीपर की तरह अपनी तलवार से दिल पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। सिर्फ आधे मिनट में मैंने 40 ग्रे वेन स्टॉडमैन को मार गिराया। उनमें से 20 कुछ जिंदा बचे थे, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे साथी इससे निपट लेंगे। मैं उन सभी को मारना चाहता था, लेकिन ग्रे वेन स्टॉडमैन कर्स मास्टर वाइन्स के अंदर परेशानी पैदा कर रहा है, और अगर मैं इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं संभालता तो यह बाहर निकल सकता है। इसलिए ग्रे वेन स्टॉडमैन का आधा हिस्सा खत्म करने के बाद मैं बेलों के बगल में आया और उस पर नियंत्रण कर लिया, और अगले ही पल बेलें बहुत तेजी से बढ़ने लगी और 1 मिनट के भीतर उन्होंने पूरे 15 मीटर को कवर कर लिया। यह इतना आसान नहीं है कमीनों, मैंने बुदबुदाया जब मैंने देखा कि ग्रे वेन स्टॉडमैन पॉइजन मास्टर की बची हुई ऊर्जाएं बेकाबू हो गई हैं। यह अपने अंदर बची हुई जिंदगी को नष्ट करना चाहता है, लेकिन मैं इसे ऐसा कैसे करने दूं? इसने मेरे प्रयास को बढ़ा दिया और उसमें जो भी जीवन बचा था उसे चूस लिया। मैंने इसे पूरी तरह से मार डाला और जो कुछ भी था उसे चूस लिया, इससे पहले कि बेलें सिकुड़ने लगे, और जब वे सिर्फ 1 मीटर के क्षेत्र को कवर कर रही थी तो वे अंदर आने लगी और मुझे सबसे खूबसूरत जहरीले गुलाब की एक झलक मिली। ये चमकीला हरा है, और यदि कोई इसकी आभा को न देखे तो वह सोचेगा कि यह किसी प्रकार का जीवन संबंधी खजाना है, न कि कोई ऐसी चीज जो हल्के से स्पर्श से उनकी जान ले ले। लड़ाई शुरू हुए 6 घंटे हो चुके थे और यह पूरी ताकत से चल रही थी। ग्रिम मॉन्स्टर और इंसान अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। इंसानों और ग्रिम मॉन्स्टर की लाशें कभी कभी जमीन पर दिखाई देती थीं। ये लड़ाई खूनी होती है, लाखों लोगों की मौत की लड़ाई में हजारों लोगों का हताहत होना सामान्य बात है, लेकिन खूनी लड़ाई के बावजूद भी लोग अगले दिन लड़ाई में शामिल होते हैं। ग्रिम मॉन्स्टर्स की संख्या देखकर हम इंसानों को लगातार होने वाली लड़ाइयों का महत्व समझ में आया। हम चाहें या न चाहें हमने लड़ाई लड़ी, हमें लड़ना ही था ताकि हम उनकी संख्या कम कर सकें और अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकें। केवल वे ही आगे बढ़ते हैं जो लौह और रक्त के बपतिस्मा से गुजरते हैं। दुनिया में ऐसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था जिसे शीर्ष तक पहुंचने के लिए ग्रिम मॉन्स्टर्स के शरीर के पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत न पड़ी हो। पिछले 6 घंटों से हम स्पेशल प्रोफेशन ग्रिम मॉन्स्टर को मार रहे हैं। हर घंटे हम कम से कम 3 मॉन्स्टर मारते थे, और 2 घंटे पहले तो हम 1 घंटे के अंदर 5 मॉन्स्टर को मार भी चुके थे। उनमें से ज्यादातर बिना कोई समस्या पैदा किए मर गए, लेकिन उनमें से कुछ ने बड़ी समस्या पैदा कर दी, और उनमें से एक ने मुझे लगभग मार ही डाला था। ये विशेष पेशे वाले ग्रिम मॉन्स्टर बहुत खतरनाक हैं, और हंटर्स डिवीजन आत्महत्या मिशन पर लोगों का एक समूह है। मुझे यकीन है कि कोई भी इन कमीनों से निपटना नहीं चाहेगा, और अगर ये इतने खतरनाक न होते तो इन्हें अपनी मर्जी से काम करने देता। अपनी मौजूदा अवस्था में ये खतरनाक तो हैं, लेकिन सम्राट और तानाशाह के स्तर तक पहुंचने पर जितने खतरनाक नहीं हैं। उस अवस्था में वे इतने खतरनाक हो गए कि समान स्तर के लोग उनके लिए चींटियां बन गए। इतना ही नहीं, उन्हें मारना और भी कठिन हो गया, तथा उनकी धूर्तता भी कई गुना बढ़ गई। इसलिए यह जरूरी है कि हम इन कमीनों को तब मार दें जब वे अभी भी बढ़ रहे हों, ताकि उनकी संख्या पहले से ही कम हो जाए। लेकिन कोई सीधे उन पर पागल नहीं हो सकता, हर एक को मारने के लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत होती है। चलो चलें, दूसरा भी 400 मीटर दूर है, मैंने कहा, और हम उस ओर बढ़ने लगे। लेकिन आधे रास्ते में ही जब मुझे कुछ महसूस हुआ तो मेरे कदम एक पल के लिए लड़खड़ा गए। मैंने जल्दी से अपने साथियों को हाथ का इशारा किया, जो एक पल के लिए लड़खड़ा गए। जिमी के इशारे करने से पहले उन्होंने एक क्षण सोचा और अन्य 2 ने सिर हिलाया, और हम उस ओर बढ़ गए। रास्ते में मैंने उनके टैटू को मजबूत किया, जो मैंने उन्हें देने के बाद से नहीं किया था। इस बार यह असाधारण रूप से खतरनाक होने वाला है। आमतौर पर मैं अपने साथियों से लक्ष्यों के बारे में नहीं पूछता और उन्हें बता देता हूं, लेकिन इस बार मुझे लगा कि जोखिम लेने की जरूरत है और उनसे पूछना ही सही काम है। हम पहले भी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुके थे और उनसे दूर रहे थे, लेकिन पिछले 1 घंटे में न्यूनतम खतरे के साथ हमारी लगातार सफलता ने हमें थोड़ा आश्वस्त कर दिया था, या मैं कह सकता हूं कि अगर हम असफल होते तो अति आत्मविश्वासी बना दिया था। इस बात की काफी संभावना है कि हमले के दौरान हम में से कुछ लोग अपनी जान गंवा सकते हैं, लेकिन सभी ने ये समझा कि यह आवश्यक है।
कई अभिशाप मास्टर्स इस तरह के संरक्षण में हैं, और अगर हमें इस तरह के हमले का सामना नहीं करना पड़ा तो हम हमेशा औसत दर्जे में रहेंगे, कभी भी क्षमता के शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जल्द ही हम टारगेट के पास पहुंच गए और यह पीक ड्यूक ग्रे रॉक फ्रॉकमैन एक तीर पकड़े हुए और शाप ऊर्जा से बने तीर चला रहा था। फ्रॉकमैन लगभग 8 मीटर लंबा विशालकाय है जिसका शरीर पूरी तरह से प्राकृतिक रॉक कवच में घिरा हुआ है। ये जो अभिशाप बाण चला रहा है वह बहुत शक्तिशाली है। ये बहुत शक्तिशाली अभिशाप ऊर्जा से बना है जो बहुत शक्तिशाली वंशानुक्रम से प्राप्त हुआ है। इस ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन को सबसे खतरनाक अभिशाप मास्टर कहा जा सकता है जिसका हमने इस लड़ाई में सामना किया है, लेकिन यह इस मिशन को बेहद खतरनाक बनाने का कारण नहीं है। इस मिशन को हमारे लिए खतरनाक बनाने वाली चीज इसके अंगरक्षक हैं। इसकी सुरक्षा 30 ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन कर रहे हैं और इन 30 ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन में से 10 प्राइज स्टेज के हैं और ये प्रिंस स्टेज के अंगरक्षक सामान्य प्रिंस स्टेज के अंगरक्षकों से ज्यादा शक्तिशाली हैं। हम इससे निपट लेंगे। प्रिंस स्टेज से निपटना मेरी टीम के लिए कोई समस्या नहीं है। वे कुलीन ड्यूक हैं, कीमतों से निपटना कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये राजकुमार सामान्य राजकुमारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं। उनके साथ निपटना बहुत खतरनाक होगा, खासकर जब एक शक्तिशाली अभिशाप मास्टर आपके पीछे से हमला कर रहा हो। फिर भी ये कुछ ऐसा है जिससे हमें निपटना होगा, क्योंकि राजकुमार विशेष पेशे वाले ग्रिम राक्षसों के बहुमत की रक्षा करते हैं और हमें राजकुमार के अंगरक्षकों से निपटना सीखना होगा। यदि हम औसत से ऊपर के शाप मास्टर्स से निपटना चाहते हैं तो हमें प्रिंस स्टेज पावरहाउस का सामना करना होगा। ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन कर्समास्टर और उसके सहायक की आंखें हमारी ओर चमक उठीं और जैसे ही हम उनकी सीमा में पहुंचे अगले ही क्षण शापित तीर हमारी ओर चला और उसी समय 10 राजकुमार तेजी से हमारी ओर आए। मैं इससे काफी आश्चर्यचकित हुआ। मैंने सोचा था कि केवल आधे राजकुमार ही प्रतिक्रिया देंगे और केवल ड्यूक ही हमारा स्तर देखकर हम पर आक्रमण करेंगे, लेकिन मेरे आश्चर्य की बात यह थी कि ड्यूक पीछे रह गए और राजकुमार हम पर आक्रमण करने लगे। ये देखकर मेरे चेहरे पर गंभीर भाव आ गए और मेरा सिर अब तक खुला हुआ था और आखिरकार कवच से ढक गया। मैं आमतौर पर अपना सिर खुला रखना पसंद करता था, लेकिन ये देखते हुए कि हम किस कीमत पर काम कर रहे हैं, मैंने आखिरकार हेलमेट पहन लिया। जैसे ही मैंने हेलमेट पहना मेरे सामने सब कुछ साफ हो गया और मेरे होश उड़ गए। अब मुझे उतना दबाव महसूस नहीं हो रहा जितना पहले हुआ था जब मैंने 2 प्रिंस स्टेज के दिग्गजों को अपनी ओर आते देखा था। कुल 10 राजकुमारों, 3 ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन का एक समूह जिमी और जीना पर हमला करने के लिए गया, जबकि 2 ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन का एक समूह रोव और मुझ पर आया। ये दोनों ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन प्रिंस स्टेज के शुरुआती और मध्य स्तर पर हैं और उनकी युद्ध शक्ति काफी प्रभावशाली है। ये देखकर मैं उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका क्योंकि ये मेरे अब तक के सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी होंगे। मरो मानव। दोनों ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन धारते हुए हमला कर रहे थे। एक का वॉरहैमर ऊपर से आ रहा था और बगल से आरीदार ब्लेड। उनके हमले बेहद तेज और शक्तिशाली थे क्योंकि वे कलाओं से संचालित थे। मुझे मारने के इरादे से मुझ पर हमला होते देख मेरे अंदर की संरचनाएं चमक उठीं, जैसे कि जानवर जाग गया हो, और मैं अपने स्थान से गायब हो गया और ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन के पीछे दिखाई दिया जो मुझ पर हथौड़े से हमला कर रहा था। मैंने अपनी तलवार इस इरादे से उस पर घुमाई कि उसका अगला वार काट दूं, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वह आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ा और उसने आश्चर्यजनक गति से सामने से अपनी पीठ पर हथौड़ा चलाया। झनकार। इसका विशाल 6 मीटर लंबा वारहैमर, जिसके सिर का आकार 1 मीटर लंबा था, मस्तिष्क की तलवार की तरह टकराया, जिससे कानफोड़ू ध्वनि उत्पन्न हुई, जिसे ऊपर से किंग्स बैटल की गड़गड़ाहट भरी ध्वनि के साथ सुना जा सकता था। ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन ने मुझे आश्चर्य से देखा जब हमारी तलवारें टकरा रही थीं, लेकिन मुझमें कोई हलचल नहीं हुई। मेरे शरीर पर कोई चोट नहीं आई, यहां तक कि मेरे चेहरे पर कोई परिवर्तन भी नहीं आया। ऐसा हमला सामान्य भगवान को भी खूनी धुंध में बदल देता और शक्तिशाली भगवान भी बुरी तरह घायल हो जाते, लेकिन उन्हें मुझसे कुछ नहीं मिला, बल्कि उससे मिला। जिन शक्तिशाली ऊर्जाओं पर उसने हमला किया था वे मेरे अंदर समा गईं और मेरे शरीर में बनी विभिन्न संरचनाओं में चली गईं। अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा से वह भोली भाली कच्ची ऊर्जा में बदल गई थी जो मेरे हाथों द्वारा इस्तेमाल के लिए तैयार थी। मैं अचानक गायब हो गया और उसी ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन के सामने प्रकट हुआ जिस पर मैंने पहले हमला किया था, और मैंने उसकी छाती में छुरा घोंपने का लक्ष्य रखते हुए हमला किया था। क्लैंग। मेरा हमला फिर रुक गया और इस बार हथौड़े से नहीं बल्कि दूसरे ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन के दांतेदार ब्लेड से। उसी समय वॉरहैमर बैंगनी लपटों में जलता हुआ मेरी ओर आया। हमला बेहद खतरनाक था।
अगर मैं इससे नहीं बचता तो यह मेरे लिए बहुत बुरा होगा। इसलिए मैं निराश हो गया और ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन के पीछे एक आरी के दांत वाले ब्लेड के साथ दिखाई दिया, जो बैंगनी दुश्मनों से ढके अपने बड़े आरी दांत वाले ब्लेड से मुझ पर हमला कर रहा था। ये ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन मुझ पर हमला करने के लिए कोई थैली नहीं खींच रहे हैं। ये देखने के बाद कि मैं कितना कठिन प्रतिद्वंद्वी हूं, उन्होंने अपने शक्तिशाली हमलों का उपयोग करना शुरू कर दिया। क्लैंग। मेरे हमले का बचाव फिर से ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन का उपयोग करके हैमर द्वारा किया गया था, लेकिन इस बार उसने हथौड़े का उपयोग नहीं किया था, बल्कि 5 मीटर लंबी ढाल के खिलाफ था जो कहीं से भी प्रकट हुई थी। ढाल वॉरहैमर के समान ही गुणवत्ता वाली प्रतीत हो रही थी, भले ही सीधी टक्कर के बाद इस पर केवल एक धुंधली रेखा थी, जो तुरंत ही भर गई और ढाल बिल्कुल नई जैसी हो गई। मुझे ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। प्राइस स्टेज पावरहाउस द्वारा उपयोग की जाने वाली कलाकृति निम्न गुणवत्ता की नहीं होनी चाहिए कि वह मेरे कम शक्ति वाले जादू से बचाव न कर सके। अपने हमले को हारा हुआ देखकर मैं फिर से अपने स्थान से गायब हो गया और सीधे सॉटूथ ब्लेड ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन के सामने आया और उसकी टांग काटने के इरादे से उस पर अपनी तलवार से वार किया। तभी अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ। लानत है! जैसे ही तीर का श्राप वाला तीर मेरी पीठ में घुसा, मैं जोर से गालियां देने लगा। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तीर लगने से इतना दर्द होगा, और ये तो बस शुरू ही हुआ है कि एक और तीर आने वाला है। 5वां कदम, रोज कवर। मैंने बुदबुदाया। मैं एक और तीर लेने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे जो दर्द महसूस हो रहा था उसे देखते हुए मैंने अपनी रक्षात्मक विधि को सक्रिय कर दिया, जिसे मैंने काफी समय से स्टैंड बाय पर रखा था। हजारों गुलाब की पंखुड़ियां मेरे चारों ओर खूबसूरती से घूमने लगीं। जैसे ही मेरे चारों ओर गुलाबों की चादर बिछी, एक के बाद एक 3 हमले मुझ पर हुए। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। सबसे पहले हथौड़ा ने गुलाब के आवरण पर प्रहार किया, उसके बाद ये दूसरे ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन के दांतेदार ब्लेड से दूसरे शार्प बाण से पहले था और एक के बाद एक शक्तिशाली हमले प्राप्त करने के बावजूद गुलाब का संरक्षण बिना किसी समस्या के आयोजित किया गया था। गुलाब का आवरण चमक उठा और मेरे चारों ओर और भी तेजी से घूमने लगा। अब जब मैंने रक्षात्मक तरीका अपना लिया है, तो अब असली आक्रमण शुरू करने का समय आ गया है। मैंने मन ही मन कहा, फिर चेहरा मोड़ा और श्राप का संकेत दिखाया। आह! मैंने चिल्लाकर रोज कवर की सुरक्षा में रहते हुए ही हमला शुरू कर दिया। मेरे हमले को देखकर ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि यह मेरा आखिरी हमला है। मेरी तलवार उनकी ओर बढ़ी, रास्ते में वह भारी होने लगी और उसकी पारदर्शी धार पर लालिमा घनी होती गई और वह 1 इंच तक फैल गई। ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन, जो मुस्कुरा रहा था, मेरे हमले की ताकत देखकर तुरंत गंभीर हो गया। क्लैंग। कदम कदम। वॉरहैमर ने मेरी तलवार पर वार किया और उसे पकड़े हुए ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन 2 कदम पीछे हटने से पहले कांप उठा। ये देखकर मैं उसके पीछे आ गया और शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव छोड़ते हुए मुझ पर आ रहे शापित तीर और दांतेदार ब्लेड की परवाह किए बिना एक और हमला किया। रोज कवर एक बेहतरीन रक्षात्मक तरीका है। इसके अंदर मेरे पास कोई भी हमला करने की पूरी सुविधा है। इसलिए मैं उसके पीछे आया और एक और हमला किया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। उसने जल्दी से हमले से बचाव किया और फिर 1 कदम पीछे हट गया और मैंने उसे कोई मौका दिए बिना दूसरा हमला कर दिया। जहां तक दूसरे ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन के हमलों की बात है, उन्हें आने दो, मैं उनसे नहीं डरता था। मैं उसे एक भी मौका दिए बिना लगातार हमला करता रहता हूं, जबकि वह 1 कदम पीछे हटता रहता है। हमला करते समय मैं अपने लक्षणों को और भी बदतर बनाना नहीं भूलता, इसलिए मैं और भी हताश लग रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा है और ऐसा 3 बार हो चुका है। वह मुश्किल से अपनी गर्दन उससे बचा पा रही है। मेरे हमले तेज होते जा रहे हैं, पागलपन से भरे हुए, और जब मैं रोज कवर की सुरक्षा में हूं तो वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। एक मौका। मुझे वो मौका दिख गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैं इस पर हमला करने वाला था, लेकिन मेरा निशाना तो बिल्कुल अलग है। जैसे ही मुझे मौका दिखा, मैं अपनी जगह से गायब हो गया और ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन लिए सॉटूथ के पीछे आ गया। जैसे ही मैं उसके पीछे आया, मैंने अपनी तलवार सीधे उसके हृदय पर चला दी। उसे ऐसा लगा जैसे उसे एहसास हो गया हो कि क्या हो रहा है, और उसने अपनी रक्षात्मक विधि सक्रिय कर दी और साथ ही अपनी तलवार को पीछे की ओर घुमाया, लेकिन दुर्भाग्य से वह धीमी थी। यदि वह अचानक पकड़ा नहीं गया होता, तो वह वर्तमान शक्ति से मेरे हमले का सामना करने में सक्षम होता, लेकिन दुर्भाग्यवश वह मेरी चाल से पूरी तरह से अचंभित रह गया। पुच्छी। जब मेरी तलवार ने उसके बचाव के तरीके को मक्खन की तरह काट दिया, तो उसके दिल में छुरा घुसने की आवाज आई।
जैसे ही तलवार ने उसे छेदा, विरासत की ऊर्जा का एक प्रवाह उसमें से निकल गया और उसके दिल और दिमाग सहित सभी महत्वपूर्ण अंगों को नष्ट कर दिया। freewebnovel.com/ जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैं गायब हो गया और सीधे वॉरहैमर के सामने आ गया। ग्रे अर्थ क्रॉकमैन को पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये कमबख्त ग्रे अर्थ क्रॉकमैन अपने दोस्त की मौत से इतना हैरान था कि जब मैंने उसका सिर काट दिया तो वह कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। मैंने सोचा था कि यह मेरे खिलाफ 1 या 2 मिनट संघर्ष करेगा, लेकिन इस बेवकूफ ने खुद को एक आसान शिकार बना लिया था, जिसके लिए मुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। पहला कदम, गुलाब की मौत। जैसे ही मैंने बेवकूफ ग्रे अर्थ क्रॉकमैन को मार डाला, मेरी छाती से एक तिरंगा गुलाब निकला। ये गुलाब उस गुलाब से छोटा है जिसे मैंने पहले इस्तेमाल किया था, इसमें केवल 12 पंखुड़ियां थीं। जैसे ही गुलाब निकला, उसकी पंखुड़ियां अलग हो गईं। 5 पंखुड़ियां मेरे साथियों से लड़ने वाले 5 प्रिंस स्टेज ग्रे अर्थ क्रॉकमैन के पास गईं, जबकि अन्य 7 ग्रे अर्थ क्रॉकमैन कर्समास्टर के पास गईं। ऐसा महसूस हुआ कि पंखुड़ियां हवा में धीरे धीरे बह रही थीं, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्य के सामने आने में मुश्किल से एक क्षण लगा और फिर वे उनके सिर के अंदर घुस गईं, बाधाओं को पार करते हुए ऐसे निकल गईं जैसे कि उनका अस्तित्व ही न हो। बम बम बम। जैसा कि अपेक्षित था, मैंने बुदबुदाया जब मैंने ग्रे अर्थ क्रॉकमैन कर्स मास्टर के सामने एक रक्षात्मक परत को आते देखा, जब मेरी पंखुड़ियां उससे टकराईं। पारदर्शी रूनिक रक्षात्मक परत ने हमले को पूरी तरह से रोक दिया था, एक भी पंखुड़ी उससे होकर गुजरने में सक्षम नहीं थी। रक्षात्मक तावीज। लड़ाई में तो ये कमीना बेफिक्र था, ऊपर लड़ रहे राजाओं को देखता भी तो उसकी आंखों में हल्का सा डर ही दिखाई देता था। मानो उसे हमले का ज्यादा डर नहीं था, यानी उसके पास कुछ ऐसा है जो उसे राजाओं से भी बचा सकता है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरा अनुमान सही निकला। ग्रिम मॉन्स्टर के लिए भी रक्षात्मक तावीज पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि इंसानों के रूप में हमारे पास उतनी ऊर्जा नहीं है, लेकिन हमारी ऊर्जा केवल तानाशाह अवस्था में तावीज बनाने के लिए उपयुक्त थी, जिसे ग्रिम मॉन्स्टर राजा अवस्था से बना सकते थे। कुछ अपवाद हैं, जैसे कुछ सर्वोच्च विरासत, लेकिन सर्वोच्च विरासत दुर्लभ है, और यहाँ तक कि जिनके पास सर्वोच्च विरासत है, उनमें से कितने लोगों के पास ताबीज बनाने के लिए रणोलॉजी में विद्वत्तापूर्ण विशेषज्ञता है। ताबीज बनाना बेहद मुश्किल है, भले ही किसी को इसका ज्ञान हो, भले ही इसका डिफेंसिव टेलिस्मन किंग स्टेज का हो, लेकिन ग्रिम मॉन्स्टर के लिए भी इसे बनाना बेहद मुश्किल है। फिर भी मैं इस कमीने के खिलाफ अपनी सबसे शक्तिशाली डिफेंसिव चाल का उपयोग करके बहुत खुश हूं। रक्षात्मक तावीज 2 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय। सक्रिय रक्षात्मक तावीज वह होता है जिसे काम करने के लिए व्यक्ति को सक्रिय करना पड़ता है, जबकि निष्क्रिय तावीज अपने आप सक्रिय हो जाता है जब उसे जीवन के लिए खतरा महसूस होता है। तुम कमीने, तुमने मुझे अपना रक्षात्मक ताबीज इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें पता है कि वे कितने दुर्लभ हैं, मुझे इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी, लेकिन तुम्हारे तुच्छ हमले के आगे ये बर्बाद नहीं हुआ। वह जोर से दहाड़ा। वो बहुत खुश लग रहा था, मानो वह मुझे फाड़ डालना चाहता हो, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। वह बस जलती हुई आंखों से मुझे देख रहा था। तो तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई शक्तिशाली हथियार है जिससे तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो, या कोई ऐसा ताबीज है जिससे तुम मुझ पर हमला कर सको? मैंने मजाक करते हुए पूछा। ओह रुको, तुम्हारे पास तो नहीं है। अगर तुम्हारे पास था भी तो तुम उसका बहुत पहले इस्तेमाल कर चुके हो। मैंने फिर मजाक करते हुए कहा। हालांकि मेरी आवाज मजाक उड़ा रही है, लेकिन मेरा दिल बेतहाशा धड़क रहा है। मैं इसे भड़काकर यहाँ खतरनाक पानी पर चल रहा हूँ। अगर इस कमीने के पास हमलावर तावीज होता और वह मुझ पर हमला करता, तो मैं अपना कीमती तानाशाह स्तर का तावीज बर्बाद कर देता, लेकिन इसे मारने के लिए मैं ये जोखिम उठाने को तैयार हूँ। तो तुम्हारे पास यह नहीं है? मैंने फिर से मजाक किया, ये देखकर कि वह बिना किसी प्रतिक्रिया के चुप था। दुष्ट मानव, आज तुम जीत गए हो, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली श्राप दूंगा कि तुम मुझसे मरने की भीख मांगोगे। उसने कहा और जाने लगा, क्योंकि उसने देखा कि एक एक करके उसके ड्यूक स्तर के मिनियंस मेरी टीम द्वारा मारे जा रहे थे। इतनी जल्दी नहीं, मैंने उससे कहा, और अगले ही पल जमीन से बैलें फूट पड़ी और उसके भागते हुए शरीर को पिंजरे में बंद कर दिया। हालांकि ताबीज से ढांकी होने के कारण मैं उससे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन वह जल्द ही हार जाएगी और उस समय मैं उसे मार डालूंगी। साले, मुझे जाने दे। अगर तू सच्चा योद्धा है और मुझे बाहर जाने दे और मुझसे आमने सामने लड़े तो। वह बेल के नीचे चिल्लाया, पर मैं सुनने के मूड में नहीं था।
गुलाब की बेल ने इसे पूरी तरह से ढक लिया था। जैसे ही एक रक्षात्मक ताबीज की शक्ति खत्म हो जाएगी, मेरी मदिरा इसके शरीर के हर हिस्से को चीरती हुई आगे बढ़ेगी। ताबीज कुछ मिनट तक सक्रिय रहेगा, उसके बाद उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और उस समय मैं उसे मार दूंगा। मैं ऐसा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। ये सबसे शक्तिशाली कोर्स मास्टर था जिसका मैंने युद्ध में सामना किया है। इससे मुझे जो ओरिजिनल रोज मिलेगा वह अन्य रोज से बेहतर होगा। वह चिल्लाने और चिल्लाने लगा, लेकिन जब वह भीख मांगने लगा तब भी मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैं उसके भीख मांगने से हैरान नहीं हूं। एक व्यक्ति तब भीख नहीं मांग सकता जब उसके पास केवल 1 या 2 सेकंड हो, लेकिन वह निश्चित रूप से वहां भीख मांगेगा जहां वह उससे कुछ मिनट की दूरी पर हो और उसे पता हो कि उसकी मौत आने वाली है। मैंने उसकी विनती पर ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय मैंने अपने चारों ओर चल रही लड़ाई पर ध्यान दिया। मेरे साथियों ने ड्यूक चरण के सभी ग्रे अर्थ फ्रॉकमेन को समाप्त कर दिया है और अब वे उन सभी ग्रिम राक्षसों को मार रहे हैं जो हमारी सीमा में प्रवेश करने के लिए इतने मूर्ख हैं। 1.5 मिनट बाद मैंने देखा कि वह सुरक्षात्मक परत ग्रे अर्थ फ्रॉकमैन को ढक रही थी और मैं सतर्क हो गया तथा अपनी लताओं को उसका रक्त और ऊर्जा चूसने के लिए तैयार कर लिया। मेरा सतर्क रहना सही था। जैसे ही मैंने बचाव किया, मैंने पाया कि यह आत्मविनाश के कगार पर है। अगर मैंने बेल को इसके दिल में ठूंसकर उसी पल इस आत्मविनाश को न रोका होता, तो ये कमीना खुद ही आत्मविनाश कर लेता। यह आत्मविनाश भी उन चीजों में से एक है जो विशेष पेशे वाले ग्रिम राक्षसों से निपटना बहुत मुश्किल बना देता है। शिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे दुश्मन को आत्मविनाश का कोई मौका दिए बिना लड़ाई खत्म कर दें। 2 मिनट बाद मैंने इसकी पूरी कटाई कर ली और इससे जो एसेंस गुलाब निकला वह उन सभी एसेंस गुलाबों से बेहतर था जिन्हें मैंने अब तक काटा है। समय बीतता गया और हम बिना रुके लड़ते रहे। हमारी हर लड़ाई जोखिम से भरी हुई थी, खासकर जब हमने प्रिंस स्टेज गार्ड से लड़ना शुरू किया। लड़ाई अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हो गई है। कई बार मैं और मेरे साथी उन दरिंदों के हाथों लगभग मर ही गए, फिर भी हमने बहुत कुछ हासिल भी किया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है प्रिंस पावरहाउस के तहत संरक्षित विशेष व्यवसायों ग्रिम राक्षसों पर हमला करने का आत्मविश्वास। हम इतने साहसी हो गए हैं कि हमने 20 से अधिक प्रिंस स्टेज पावरहाउसों द्वारा संरक्षित पॉइजन मास्टर पर हमला किया और 15 मिनट के भीतर उसे मारने में सक्षम रहे। आत्मविश्वास के अलावा मैं अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में भी अच्छा हो रहा हूं। मुकाबलों में मैं अपनी सभी क्षमताओं का एक के बाद एक या एक साथ उपयोग कर रहा हूं। मुझे पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला और यह मुझे उनसे और अधिक परिचित बना रहा है। युद्ध में अपनी क्षमताओं को अधिक कुशल और शक्तिशाली बनाने के लिए मेरे पास पहले से ही कुछ विचार हैं और मैं उन पर काम करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे अगले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस बार हम एक नहीं बल्कि 2 स्पेशल प्रोफेशन ग्रिम मॉन्स्टर्स को टारगेट कर रहे हैं। ये वुल्फमैन की जोड़ी है, एक कज मास्टर है जबकि दूसरा पॉइजन मास्टर है और उनके पास कुल मिलाकर 27 प्रिंस स्टेज पावरहाउस हैं। तुम्हें योजना याद है ना? मैंने पूछा। उनमें से 3 ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में छिपी हुई घबराहट देखी जा सकती थी। ये हमारा अब तक का सबसे खतरनाक लक्ष्य है और इस बार वे ही आक्रामक होने जा रहे हैं जबकि मैं छिपा रहूंगा। अगर यह 8 घंटे पहले होता तो वे ऐसे मिशन के लिए सीधे मना कर देते, लेकिन अब पूरी रात खतरनाक लड़ाई लड़ने के बाद वे ऐसी खतरनाक लड़ाई लड़ने के लिए उत्सुक हैं। उन्हें मारने की कोशिश मत करो, बस उन्हें व्यस्त रखो। मैंने उन्हें एक बार फिर सावधान किया। उन्होंने वेयरवुल्फ जोड़ी की ओर बढ़ने से पहले सिर हिलाया और अपनी सीमा में आने वाले किसी भी मनुष्य पर शाप और जहर से हमला कर दिया। उन्हें बस 1 मिनट के लिए रुकना होगा। यदि वे 1 मिनट के लिए रुक गए तो मैं उस सीमा में प्रत्येक ग्रिम राक्षस को मार डालूंगा, जिसमें वे 2 वेयरवुल्फ कमीने भी शामिल हैं। जल्द ही उन्होंने मेरी टीम को अपनी सीमा के पास आते देखा और 12 राजकुमार अलग हो गए और उन्हें खोजने के लिए चले गए, जबकि वेयरवुल्फ अभिशाप मास्टर और जहर मास्टर भी हमले में शामिल हो गए। ये देखकर कि कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा है, मैंने छोड़े गए तिरंगे गुलाब को छोड़ना शुरू कर दिया। गुलाब बहुत छोटा था, लगभग एक वयस्क के अंगूठे के आकार का, और जैसे ही वह मेरे अंदर से निकला वह उड़ गया। कुछ सेकंड बाद एक और गुलाब मेरी छाती से उतरकर दूर चला गया। मैंने जानबूझकर गुलाबों को जितना संभव हो सके उतना छोटा बनाया था और उन्हें मोटी मारक फ्लेवर इनहेरिटेंस ऊर्जा और मेरी शासन शक्ति की मारक ऊर्जा से ढक दिया था ताकि वे आम ड्यूक्स के लिए अदृश्य रहें। रात ने भी मदद की, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। आधे घंटे बाद भोर हो जाएगी, लेकिन तब तक मैं इस लक्ष्य से बहुत पहले ही निपट चुका होऊंगा और किसी अन्य से लड़ रहा होऊंगा।
मुझमें से एक के बाद एक गुलाब निकल रहे थे और मेरे साथियों की बुरी तरह पिटाई हो रही थी। मात्र 15 मिनट में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और यदि यही स्थिति रही तो वे 30 सेकंड से अधिक नहीं टिक पाएंगे। वे शक्तिशाली हैं, अगर नहीं होते तो उन्हें हंटर डिवीजन में नहीं चुना जाता, लेकिन इस समय उन पर गिरोहों का हमला हो रहा है। वे न सिर्फ 12 राजकुमारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, बल्कि उन पर कई शाप और जहर के हमले भी हो रहे हैं। यद्यपि अभिशाप और विष ने उन्हें वास्तविक रूप से प्रभावित नहीं किया तथा केवल नकली लक्षण दिखाए, फिर भी जब भी उन पर हमला होता है तो उन्हें तीव्र दर्द महसूस होता है, जो राजकुमार मंच के शक्तिशाली लोगों के साथ उनकी लड़ाई को प्रभावित कर रहा है। frwebnoel.com। मुझे इसे यथाशीघ्र समाप्त करना है और मैं शीघ्रता से कार्य पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इस कार्य में कुछ समय लगेगा और तब तक उन्हें रुकना होगा। मैं अभी गुलाब छोड़ ही रहा था कि मैंने देखा कि मेरे एक गुलाब पर अंततः एक प्रिंस स्टेज ग्रिम मॉन्स्टर की नजर पड़ गई है और अब वह उस पर हमला कर रहा है। पुछ नाराज होकर मैं उसके पीछे गया और उसकी छाती में छेद कर दिया। साथ ही मैंने गुलाब को छुआ, उसकी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने ऐसा किया। मैं इसे पूरी तरह से काम करना चाहता हूँ। ये पहली बार है जब मैं युद्ध के मैदान में इतने सारे लोगों के खिलाफ इस चाल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह बिना किसी समस्या के सही हो। अंततः 16 गुलाब मुझसे मुक्त हो गए और अब 16 गुलाबों ने एक विशाल क्षेत्र को ढक लिया है, जिसमें न केवल 2 विशेष पेशे वाले ग्रिम राक्षस हैं, बल्कि उनके ड्यूक और प्रिंस स्टेज के सहायक भी हैं। दूसरा कदम, रोज रिफाइनमेंट। मैंने पहले कदम का नाम बदल दिया, मैंने मन ही मन कहा और बिना इंतजार किए कदम को सक्रिय कर दिया। मेरे साथी अपने आखिरी पड़ाव पर हैं और अगर उन्हें कोई मदद नहीं मिली तो वे 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। मेरी चाल के सक्रिय होने से वेयरवुल्फ और उनके गुर्गे तथा कुछ ग्रिम मॉन्स्टर्स भी आकर्षित हुए, क्योंकि छोटे गुलाब 10 मीटर लंबी पंखुड़ियों में बदल गए। वेयरवुल्फ भागना चाहते थे, विशेष रूप से 2 विशेष पेशे वाले, लेकिन पंखुड़ियों ने जल्दी से उन्हें घेर लिया और उन्हें बांध दिया ताकि वे भागने में सक्षम न हों। जैसे जैसे पंखुड़ियां चारों ओर से घिरती गईं और गुलाब में बदल गईं और यह जलने लगा और इसने अपने आसपास के क्षेत्रों को कवर करने के लिए डोमेन जारी किया। गुलाब बड़ा तो था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। इसका आकार अधिकतम 4 से 5 ग्रिम राक्षसों को घेरने के लिए पर्याप्त था। ये डोमेन इतना बड़ा है कि इसमें 50-60 ग्रिम मॉन्स्टर्स को शामिल किया जा सकता है, जिन्हें मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जलता हुआ मैदान बनाया गया है और इसके केंद्र में एक विशाल तिरंगा गुलाब है। यह इतना सुंदर लग रहा था कि आसपास के ग्रिम राक्षस और मानव हमले को देखने के लिए एक पल के लिए अपनी लड़ाई रोक देते हैं। ग्रिम मॉन्स्टर्स अंदर जल रहे हैं, लेकिन उनसे कोई आवाज नहीं आ रही है। नरक उनका जलना भी दिखाई नहीं दे रहा है। केवल वे शक्तिशाली राजकुमार और ऊपर वाले ही देख पाएंगे कि अंदर क्या हो रहा है। इस बड़े प्रदर्शन ने पहले ही ध्यान आकर्षित कर लिया है। मैं जलते हुए ग्रिम मॉन्स्टर्स और उनकी शोकाकुल चीखों को प्रदर्शित करके और भी अधिक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह अच्छी बात है कि आसपास कई डोमेन हैं, इसलिए ज्यादा ध्यान मेरे छोटे से प्रदर्शन पर गया। मैंने अपने साथियों की चोटों को ठीक किया ताकि वे ग्रिम राक्षसों से लड़ सके जो हमें परेशान करने आए थे। ये गुलाब शोधन 2 विशेष व्यवसायों वेयरवुल्फ के मिनियंस के लिए है। मैं 2 शक्तिशाली अभिशाप मास्टर और जहर मास्टर को जलाने के लिए पर्याप्त रूप से बेकार नहीं हूं, जो मुझे शक्तिशाली मूल गुलाब देते हैं। तीसरी चाल, गुलाब की बेल। मैंने 2 ग्रिम राक्षसों पर गुलाब की बेल को सक्रिय किया जो बंधे हुए और जल रहे थे। जब मेरी बेलों ने मुझे घेर लिया और उनके सार और ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया तो उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। समय बीतता गया और वह विशाल गुलाब अलग हो गया और मेरे अंदर आने से पहले एक छोटे गुलाब में बदल गया। वह क्षेत्र जहां 50 से ज्यादा शक्तिशाली ग्रिम मॉन्स्टर मौजूद थे, अब पूरी तरह से खाली है। उनके अस्तित्व का एकमात्र सबूत उनके हथियार और कलाकृतियां हैं और साथ ही 2 खूबसूरत काले और हरे एसेंस गुलाब भी हैं जो वहां तैर रहे हैं जहां 2 वेयरवुल्फ थे। सुबह होती है और लड़ाई अभी भी जारी है। मनुष्य और ग्रिम मॉन्स्टर बिना किसी थकान के एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। समूह में शव बिखरे पड़े हैं, लेकिन किसी के पास उनकी देखभाल करने का समय नहीं है। सभी जीवित दुश्मनों को मारने में व्यस्त हैं। दिन के 1/4 भाग से लड़ाई चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि इसके रुकने का कोई संकेत नहीं है। दोनों पक्ष ऐसे लड़ रहे थे मानो थकान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मेरी टीम और मैं ग्रिम राक्षसों को मारने में भी व्यस्त हैं और विशेष रूप से शक्तिशाली विशेष पेशे वाले ग्रिम राक्षसों को मारने के लिए समय समय पर बड़ा जोखिम उठाते रहते हैं।
हर 1000 सामान्य ग्रिम मॉन्स्टर में से एक विशेष पेशे वाला ग्रिम मॉन्स्टर होता है। कोई सोच सकता है कि वे बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन इतने दुर्लभ नहीं जितना कोई सोचता है जब वह देखता है कि ग्रिम मॉन्स्टर की बड़ी संख्या पैदा हुई है। फर्श पर बहुत सारे विशेष पेशे वाले ग्रिम राक्षस हैं। हमने उनमें से 70 से अधिक को मार दिया है, लेकिन अभी भी अधिक है। किसी भी समय मैं 1000 मीटर की सीमा में उनमें से कम 3 को महसूस कर सकता हूँ। उनकी संख्या के बारे में हम उन्हें मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम उन्हें जितना ज्यादा मारेंगे, भविष्य में वे उतनी ही कम बड़ी समस्या बनेंगे। यह एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हमारे पूर्वज हजारों सालों से करते आए हैं, और हम भी यही करते हैं। आपको हत्या करते रहना होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब मारने के लिए कोई ग्रिम राक्षस नहीं बचेगा। युद्ध के मैदान में हर किसी की तरह हम ग्रिम राक्षसों को मारना जारी रखते हैं। हमने एक के बाद एक विशेष पेशे वाले ग्रिम राक्षसों को निशाना बनाया, इतना आगे बढ़ते हुए कि हमने 1 घंटे के भीतर 7 विशेष व्यवसायों वाले ग्रिम राक्षसों को मारने का रिकॉर्ड बनाया। ये बहुत आश्चर्यजनक था, लेकिन युद्ध की दिशा देखकर और भी ज्यादा। जब ये शुरू हुआ तो ग्रिम मॉन्स्टर्स ने हमें कम से कम 4 बार दबाया, लेकिन देर शाम तक हम पूरी तरह रुक गए, और सुबह से हम ही उन्हें दबा रहे हैं। मैं देख सकता हूं कि युद्ध में मनुष्यों को लाभ होगा, और यही हमारी विशेषता है। हमें पर्याप्त समय दें और हम आप पर जीत कर रुख मोड़ देंगे। जब तक हमें पर्याप्त समय मिलता है, हम अपनी ताकत के बीच के अंतर को पलट देंगे। युद्ध समाप्त हो गया है, पीछे हटो। दोपहर के मध्य में हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था और दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। दोनों पक्ष ऐसे रुके जैसे उन्होंने सैकड़ों बार अभ्यास किया हो और अपने लोगों के शवों को इकट्ठा करते हुए पीछे हटने लगे। ग्रिम मॉन्स्टर ने ऐसा नहीं किया। वे गिरे हुए लोगों के शवों पर एक नजर डाले बिना ही अपने किले की ओर पीछे हटने लगे। मैं गलत हूं, इन कमीनों ने पीछे हटते हुए कलाकृतियों को लूटने के लिए शवों को छुआ था। टैप टैप टैप। मैंने शरीर इकट्ठा किए और उन इंसानों के शरीरों पर टैप किया जो मुझे संक्रमित लगे थे। हालांकि मैंने जो ऊर्जा अंदर भेजी थी, वह उनके श्राप को ठीक नहीं करेगी, लेकिन यह उसे कुछ घंटों के लिए सील कर देगी, जिससे उन्हें बहुत सी परेशानियों से बचाया जा सकेगा, और अगर श्राप तेजी से प्रतिक्रिया कर रहा हो तो मौत से भी। दोनों सेनाओं के अलग होने के बाद हमने हवाई मार्ग से फोर्ट आडोर की ओर वापसी की, और ग्रिम मॉन्स्टर्स ने हम पर पीछे से हमला नहीं किया। यही काम ग्रिम मॉन्स्टर्स ने किया था जब उन्होंने 2 दिन पहले हमला किया था और पीछे हट गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज ही युद्ध हो, नियमों का पालन हो रहा था। जब हम किले के करीब पहुंचे तो मैं अपने साथी इंसानों के चेहरों पर राहत की लहर देख सकता था। हम किले के जितने करीब होंगे, हम उतने ही सुरक्षित रहेंगे। थड थड थड। आप लोगों से मिलूंगा, मैंने गेट की ओर तेजी से बढ़ते हुए अपनी टीम से कहा। युद्ध के बाद लोगों को किले में वापस प्रवेश करने से पहले निरीक्षण से गुजरना होगा, जिसमें कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन हमेशा अपवाद होते हैं। मैं गेट की ओर बढ़ा, जो खुला था लेकिन किंग्स द्वारा सख्ती से संरक्षित था। जब मैं अपनी गति के साथ करीब आया तो कुछ शक्तिशाली गार्ड मेरी ओर देखने लगे, जो बिना उचित अनुमति के प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकने के लिए तैयार थे। लेकिन जब उन्होंने मेरे द्वारा दिखाए जा रहे पास के प्रक्षेपण को देखा तो वे स्पष्ट रूप से शांत हो गए और मुझे सम्मानपूर्वक सिर हिलाकर अंदर जाने दिया। यह मेरे हीले की पहचान है और मुझे शहर में प्रवेश करने का पास भी है। जैसे ही मैं शहर में दाखिल हुआ, मैं टेलीपोर्टेशन गेट से गुजरा और अस्पताल के सामने प्लाजा में दिखाई दिया। जब मैं अस्पताल में दाखिल हुआ तो पाया कि अस्पताल की हालत वैसी ही थी जैसी मैंने पहली बार देखी थी। हर जगह मरीज थे, कुछ ठीक दिख रहे थे जबकि कुछ इतने भयानक दिख रहे थे कि उन्हें देखते ही उल्टी आ जाए। माइकल, भगवान का शुक्र है कि तुम आ गए, यहाँ बहुत दबाव हो रहा था। जॉर्जिना ने मुझे आते हुए देखा। मैंने वार्ड की ओर देखने से पहले उसे सिर हिलाया। ये खचाखच भरा हुआ था, हर जगह मरीज थे, लेकिन उन्हें ठीक करने के लिए बहुत से चिकित्सक नहीं थे। मैं देख सकता था कि चिकित्सक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे उपचार करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मैंने चार्लोट को भी देखा, जो रोगी को ठीक करने में इतनी व्यस्त थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। मैं उसके पास उपस्थित था। मेरे कवच का रंग बदलकर हरा काला हो गया और मेरी आंखों में रून दिखाई देने लगे, और जब मैंने अस्पताल में प्रत्येक रोगी की स्थिति देखी तो मेरे हाथों से लताएं निकलने लगीं। अगले ही क्षण बैलें मरीजों के पेट में घुस गईं और जैसे ही बैलें उनके शरीर में फैलने लगीं, वार्ड में करुण चीखें गूंजने लगीं। जब मैंने जहर निकालना शुरू किया तो उनकी चीखें और भी तेज हो गई थीं, और इस बार जहर निकालते समय उनकी चीखें सामान्य से भी अधिक तेज थीं। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ
जिस दिन मैंने इतने सारे ग्रिम मॉन्स्टर्स विशेषज्ञों का शिकार किया, मुझे निष्कर्षण पर अधिक नियंत्रण मिला है। इसकी अधिक गति ने उपचार को तेज कर दिया, लेकिन दर्द भी अधिक है। चीखों ने कुछ सेकंड के लिए चिकित्सकों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन चूंकि उन्होंने पिछली बार इसे सुन लिया था, इसलिए उन्होंने अपना काम जारी रखने से